हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर। पिछले सेशन में हमने एनवायरनमेंट की कंसेप्ट को क्लियर किया था। बेसिकली जो भी इकोसिस्टम की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो उस सेशन में क्लियर हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस सेशन में मैंने कहा था कि अगला वीडियो जो होगा उसके अंदर हम डिटेल में इकोसिस्टम और उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सेशन वही उसी पर होने जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन कॉन्करेंस विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो इकोसिस्टम को इस तरह से डिफाइन किया है कि एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो नॉन लिविंग के इंटरैक्शन के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन में आकर एक दूसरे के साथ उस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली इकोसिस्टम ये है। अब देखिए इकोसिस्टम का ये कंसेप्ट क्या है, फिनोमिनॉन क्या है, इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम हम कह सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटी है या एक ऐसा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का जहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट, नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम ये नेचुरल इकोसिस्टम भी होती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होती है। नेचुरल इकोसिस्टम वो होती है जो नेचुरली बायोलॉजिकली मेडअप है। ठीक है, उस इकोसिस्टम से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो फेमिलियर होते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होती है जो मैन ने बनाई होती है, जिसे मैन मेंटेन करता है। जैसे कि जू ले लीजिए, पार्क्स ले लीजिए, ये नेचुरली नहीं बनाई गई होती, ये मैन मेड होती है। ठीक है, एक नेचुरल तरीके का रूप देकर उसे बनाया गया होता है ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे रखने के लिए, उन्हें संभालने के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसी चेन है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन होता है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.G. टांसले एंड इंग्लिश बॉटनिस्ट इन 1935। तो ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये सबसे पहले कॉइन किसने किया है? तो A.G. टांसले ने, जो कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, इन 1935 हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम का जो कुछ भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अबायोटिक के साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, वेयर एज बायोटिक फैक्टर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। इन्हें हम आगे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जस्ट डायग्राम देख लीजिए। अभी देखिए, कंज्यूमर्स जो है उसे आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी के अंदर हर्बीवोर्स आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर कौन आएगा? प्राइमरी कार्निवोर्स आएगा, और टर्शरी के अंदर कौन आएंगे? तो सेकेंडरी कार्निवोर्स आएंगे। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स देखिए। बायोटिक कंपोनेंट्स हम उन्हें रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर सभी लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सैप्रोट्रॉप्स यानी कि डीकम्पोजर्स, इनमें कैरेक्टराइज्ड या कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर कौन आ जाएगा? तो ऑल ऑटोट्रॉप, सभी ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स ले लीजिए। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आएंगे? तो प्रोड्यूसर्स के अंदर आएंगे। अब उन्हें ऑटोट्रॉप्स क्यों कहा जाता है? कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। फोटोसिंथेसिस की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो है फूड चेन में के, वो
किस पर डिपेंड होते हैं, तो इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है, यानी कि इन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब कंज्यूमर्स की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स हो या फॉर फूड, यानी ये जो कंज्यूमर्स हैं, ये जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। अब आप ये डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस पर डिपेंड है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे ग्रास होपर की बात की जाए तो ये अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है। माउस की बात की जाए तो ये माउस ये क्या कर रहा है, ग्रास होपर पर डिपेंड है, वो उसे खाता है। तीसरे पॉइंट पर देखिए, द स्नेक ईट्स द माउस, स्नेक माउस के ऊपर डिपेंड है। ईगल स्नेक के ऊपर डिपेंड है, और जब ये ईगल मर जाएगा तो फंगाई प्रोड्यूस होगा या फंगाई ब्रेकडाउन होगा, फंगाई ब्रेक डाउन द बॉडी एंड टर्न देम इनटू द न्यूट्रिएंट्स, यानी ओवरऑल क्या है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये फूड चेन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोर्स एज दे रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड ओवर हियर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये क्या है, डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी, दे कैन आइदर बी कार्निवोर्स और omnivores. Tertiary consumers are organisms that depend on the secondary consumers for food. ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड है। टर्शरी कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो बी कार्निवोर्स और omnivores. अब क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो है, ये जो है दिस ऑर्गेनिजम्स प्रे ऑन द टर्शरी कंज्यूमर्स। ये क्वाटरनरी कंज्यूमर्स टर्शरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर एनर्जी। फर्दर मोर दे आर यूजुअली एट द टॉप ऑफ अ फूड चेन एज दे हैव नो नेचुरल प्रेडिटर्स, यानी कि ये जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं ये टॉप ऑफ द फूड चेन पे रहते हैं, फूड चेन के टॉप पर रहते हैं। क्यों, क्या है, इन पर ना कोई मतलब इन्हें खाने के लिए कोई नहीं बैठा रहता, ठीक है, इनके कोई नेचुरल प्रेडिटर्स नहीं है, ये धोखे से परे हैं, इन्हें कोई धोखा नहीं है किसी से। ओके, अब देखिए डीकम्पोजर्स इंक्लूड सैप्रोफाइट्स सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया। दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो डीकम्पोजर्स हैं ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे होते हैं, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मर गया है तो उसके ऊपर वो बैठे रहते हैं या उस पर उनका खाना होता है। सो डीकम्पोजर्स आर इसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एज दे हेल्प इन द रीसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स टू बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फूड चेन जो है ये घूमी हुई है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे डिपेंड है। ये साइकिल जो है ये रीसाइकिल होते रहता है। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इसके अंदर कौन कौन आता है, तो एयर ले लीजिए, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, अल्टीट्यूड, टर्बिडिटी एक्सेट्रा। तो ये क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनका भी इकोसिस्टम में कितना महत्व है ये हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। एयर, वाटर, सॉइल ले लीजिए, सनलाइट स्पेसिफिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एनवायरनमेंट के लिए, एक इकोसिस्टम के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देखिए एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज an oasis in a desert over here or as big as ocean spanning thousands of miles over here. अब दो तरह के टाइप्स हैं इकोसिस्टम के, कौन से, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस जियोलॉजिकल जोन्स ओवर हियर। तो ये जो इकोसिस्टम्स हैं ये एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, ठीक है। इनका जो भी रेलेवेंस है मोस्टली कनेक्टेड रहता है किससे, तो लैंड से। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, तो ये आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लीजिए, देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रीज, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड आर द मेजर कार्बन सिंक। तो ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसके अंदर कौन कौन आता है, हम देख सकते हैं प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिलते हैं। तो ये जो है अबायोटिक फैक्टर्स यानी कि सनलाइट, एयर, इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है, इनसे जुड़े हुए रहते हैं।
अब देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। In a grassland ecosystem, the vegetation is dominated by grasses and herbs. इसके अंदर मोस्टली इन्होंने फोकस होता है इस पे ग्रासलैंड यानी ग्रासेस यानी हर्ब्स का। टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल और सवन्ना ग्रासलैंड्स, ये क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब टंड्रा इकोसिस्टम जो है वो डिवॉइड होती है ऑफ trees over here and are found mostly in cold climate और where rainfall is scarce। अगर आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि थंडर हम कैसे ध्यान में रखते हैं, थंडर यानी कि कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड क्लाइमेट। तो टंड्रा इकोसिस्टम ये भी कुछ इसी तरह से है, यानी कि मैं एग्जामिनेशन में ऐसे याद रखती थी टंड्रा इकोसिस्टम्स आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज। यहाँ पे इस इकोसिस्टम में ट्रीज की कमी होती है और ये मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट पे फोकस करते हैं और यहाँ पे रेनफॉल की बहुत कमी होती है। अब दिस आर कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, ये जो है कई मतलब हमेशा जो है स्नो से कवर्ड रहते हैं। टंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज फाउंड इन आर्कटिक और माउंटेन टॉप्स। अब डेजर्ट इकोसिस्टम्स आर फाउंड थ्रूआउट द वर्ल्ड। दिस आर रीजन्स विथ लिटिल रेनफॉल एंड स्कार्स वेजिटेशन। अब इस इकोसिस्टम में रेनफॉल कम रहता है और वेजिटेशन तो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। जैसे कि हम राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, डेज कैसे रहते हैं, हॉट रहते हैं, नाइट में कोल्ड रहता है, तो ये इकोसिस्टम उसके अंदर फॉल करते हैं। अब देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम और इकोसिस्टम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ वाटर। ये जो इकोसिस्टम है ये वाटर से डील करता है, ठीक है। ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है इट इज़ रिलेटेड विद द वाटर ओनली। दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेमली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन इकोसिस्टम। यानी कि फ्रेश वाटर के साथ जो भी ऑर्गेनिजम्स डील करते हैं, मराइन यानी कि मराइन से जो भी डील करते हैं। अब देखिए फ्रेश वाटर में क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है। अब ये जो है इनके अंदर कोई सॉल्ट कंटेंट नहीं होता, ये फ्री फ्रॉम द सॉल्ट कंटेंट हो गया और ये अपोजिट है मराइन इकोसिस्टम के। क्योंकि अगर मराइन इकोसिस्टम में देखा जाए तो मराइन इकोसिस्टम जो है इसके अंदर आता है सीज, ओशंस, और यहाँ पे ना सॉल्ट का जो भी कंटेंट है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। दिस हैव अ मोर सब्सटेंशियल सॉल्ट कंटेंट एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। Conclusion. An ecosystem is a common term and is widely used in biology and environmental studies. In generally, it is known as a system of community that consists of all the living organisms and their related non-living components in nature. All such components are directly or indirectly associated with each other to create ecological balance. इन दोनों कंपोनेंट चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग, बायोटिक, इनका जो एग्जिस्टेंस है एनवायरनमेंट में होना, इनका एग्जिस्टेंस इकोलॉजी में होना बहुत ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। नेचर में अगर किसी भी तरह का कहीं भी छोटा अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जितना आसानी से मतलब ये सुनने में आसान लगता है, ये बहुत ही सिंपल या हल्के में हम लेते हैं, उतना ये नहीं है। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए या फिर यूनिवर्स के लिए। इसलिए एक बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चाहे कोई भी हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिजम्स, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के एनवायरनमेंट के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जिस्ट ओवर। इसीलिए उसे किस तरह से मेंटेन करना है, उसे किस तरह से संभाले रखना है, यह किसकी जिम्मेदारी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये बैलेंस में रहेगा, ये मेंटेन रहेगा, तभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हम हैं, लिविंग बींग्स हैं, ये मेंटेन रहेंगे, ये सही सलामत रहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का ये सेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और जुड़े रहिए सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।